हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष सुजा और मैं अभी एनटीपीसी लिमिटेड में काम कर रहा हूं। मेरा गेट के थ्रू बहुत सारी आईआईटीज में भी सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम आईएएस के कन्वेंशनल एग्जाम पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज उस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं फ्लाईव्हील रिलेटेड, फर्स्ट वीडियो में मैं फ्लाईव्हील रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम एक और फ्लाईव्हील रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे फिर आपके सारे के सारे डाउट और पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार टॉपिक को। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में ना सारा का सारा लिख दिया था कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके दे दे, आपको 2 या 3 इक्वेशन ही है फ्लाईव्हील में। ठीक है, एक हमारा क्या इक्वेशन है, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस बराबर में डेल ई, जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी रहेगा। अगर हमें फ्लाईव्हील के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं केवल 2 या 3 हमारे क्या इक्वेशन है, उन 2 या 3 इक्वेशन को हमारे याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अब आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। हम आगे अगर पावर की बात किया जाएगा तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, टी मीन इनटू में ओमेगा। ओमेगा क्या रहेगा, हमें जो एंगुलर स्पीड हमारी दी होगी है ना, हमें आरपीएम दिया होगा, आरपीएम से हम ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन बाई 60। ठीक है, अब हमें पावर दी होगी, हमें अगर पावर के बाद अब वर्क डन, जो एक साइकिल में वर्क डन किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा टी मीन इनटू में थीटा, टोटल थीटा है ना, सिग्मा थीटा, जितना भी हमारा एक साइकिल में जितना भी थीटा हो रहा है उसका हम अगर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो भी साइकिल में वर्क डन हुआ है वो हमारा आ जाएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है ना, सी एस बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बराबर ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन बाई ओमेगा एवरेज। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, सी एस बराबर ये होता है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे सारे फार्मूले होते हैं। आई ओमेगा स्क्वायर सी एस रहेगा, पावर रहेगा हमारा, वर्क डन किया जाएगा, सी एस कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन बाई ओमेगा एवरेज। ठीक है, तो हमें ये सभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा तो इक्वेशन में आपको देख करके पता चलेगा और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे सारे फार्मूले हो गए जो फ्लाईव्हील से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमें फ्लाईव्हील में अगर हमें एक टी का इक्वेशन दिया हुआ है पूरा, जिसमें sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा या sin 3 थीटा cos 2 थीटा, इस टाइप से इक्वेशन है, तो हमें पहले थीटा निकालना है जिसमें जो वैल्यू है, टी की वैल्यू जो है वो क्या हो, रिपीटेड हो। ठीक है, जब हमें उस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, मीन निकालने के लिए हमें फिर टी मीन निकालने के लिए उस एंगल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा क्या हो जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा, एक साइकिल का एंगल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें जब हमारे पास का टी मीन आ जाएगा, फिर टी मीन ऑन टू ओमेगा करके क्या आ जाएगा हमारे पास में, पावर आ जाएगा। अगर हमें टी मीन दिया हुआ है या टी मीन हमने कैलकुलेट कर लिया है और हमें टी का कर्व दिया हुआ है, तो जहां इस ये दोनों एंगल हमें अगर पता है तो हमें ये पता चल जाएगा इस एरिया का, है ना। तो ऐसे ही हमें टी मीन और टी मीन भी हमें पता है। ठीक है, और टी का हमारे पास में एक इक्वेशन पहले से ही दिया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमें थीटा 1 और थीटा 2 हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास थीटा 1 ये आ गया था, थीटा 2 ये आ गया था, और फिर इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया। अगर हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो होगा क्या, अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक केवल टी को इंटीग्रेट करेंगे, एक इसका कर्व है टी का, तो हमें माइनस टी मीन करना पड़ेगा, वरना हमारा पूरा एरिया यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस टी मीन करना पड़ेगा, तो वही हमने किया, टी माइनस टी मीन को हमने इंटीग्रेट कर दिया थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो हमारे पास में क्या आ गया, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गई। जब हमारे पास फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गई तो आई ओमेगा स्क्वायर सी एस कर दिया इसके बराबर में, यही हमारा है। फिर हमें आई की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, तो हमारी सी एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, या फिर हमें अगर सी एस की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, तो हमारी आई की वैल्यू आ गई। वो आपके डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या सा क्वेश्चन पूछा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन का रिकैप हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2021 में आया हुआ है और वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है सीधा। ठीक है ना, और ये 20 मार्क्स कैसे है, फ्री के हैं। अगर आप एक बार समझ गए ना कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो जो कॉन्सेप्ट में बोला हुआ है मैं केवल पॉइंट लिखता जाता हूँ जो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल सिलेंडर, इसकी कोई जरूरत है हमें, ये बकवास है, हमें कोई मतलब ही नहीं। सिंगल सिलेंडर है तो सिंगल सिलेंडर हो 4 सिलेंडर हो, में क्या मतलब, क्या है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, फिर हमसे बोला है कि इंजन
जो पावर डेवलप कर रहा है वो 20 किलोवाट पावर डेवलप कर रहा है, कितने आरपीएम पर? 250 आरपीएम पर, 250 आरपीएम पर। ये हमारे काम की चीज है, इसमें हमें पावर भी दे दी है और हमें ओमेगा भी दे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी टर्निंग मूवमेंट कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, है ना। कैसे, जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम जो है, टीएम टर्निंग मूवमेंट जो हम डायग्राम बनाते हैं ना, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम जो हम टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं, है ना, टी थीटा वाला, टी यहां पर रहता है, थीटा यहां पर रहता है, उसका बोला है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल का यूज किया हुआ है, आइसोस्केल ट्रायंगल का। अब एक कर्व कैसा हो सकता है, जो नॉर्मल यूज होता है वो साइन वेव हो सकता है ना, या फिर हमारा ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन और डिपेंडिंग ऑन द जो हमारे क्वेश्चन बनाने वाला है उसके ऊपर। वो बोल रहा है कि अभी ये जो कर्व है ना वो ऐसा कर्व ना होकर के आइसोस्केल ट्रायंगल है, मींस ये दोनों हमारी एंड ये दोनों हमारी जो साइड्स रहेंगी ट्रायंगल की वो इक्वल रहेंगी, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, पहली कंडीशन दे दी, चलो ठीक है, इससे हमें क्लियर पता चल गया। फिर आगे बोला है ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपांशन स्ट्रोक में हमारे पास में टू आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब अगर हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है तो पूरा साइकिल कितने में होगा, साइकिल एक साइकिल कितने में कंप्लीट होगा, 4 पाई में, है ना। मींस अब हमें यहाँ पर टर्निंग मूवमेंट डायग्राम अगर बनाए तो यहाँ पर हमारा टी रहेगा, यहाँ पे हमारा थीटा रहेगा, ठीक है, थीटा रहेगा। तो हमारा पूरा साइकिल कितना है, 4 पाई का है। तो यहाँ से 0 से पाई हो गया, फिर पाई से 2 पाई हो गया, 2 पाई से फिर 3 पाई हो गया, और 3 पाई के बाद फिर हमारा यहाँ पे 4 पाई हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम जो है आइसोस्केल ट्रायंगल है, और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि जो हमारा सक्शन स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक होते हैं ना हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा सक्शन होगा, एक हमारा कंप्रेशन होगा, एक हमारा एक्सपांशन होगा, और जो हमारा चौथा स्ट्रोक होगा वो हमारा कौन सा होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो क्वेश्चन में बोला है सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा केवल स्ट्रेट लाइन है, कोई भी हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम नहीं है, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सिंपल एक सिंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो ट्रायंगल किस में बन रहे हैं, वो हमारे एक्सपांशन में बन रहे हैं और कंप्रेशन में बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा हमें इससे इंफॉर्मेशन मिला। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टर्निंग मूवमेंट कैन बी एज्यूम 0 फॉर सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, मींस जो टर्निंग मूवमेंट है वो सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 0 कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया यहाँ तक हमें, ठीक है। आगे बोल रहा है वर्क डन बाय गैसेस इन इज 3 टाइम्स मोर देन वर्क डन ऑन गैसेस, मींस हमें क्या बोला हुआ है, वर्क डन ऑन गैसेस और वर्क डन बाय गैसेस, इसको हमें समझना जरूरी है। वर्क डन बाय गैसेस इसका मतलब क्या है, एक कौन से स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, वर्क डन किस स्ट्रोक में किया जाता है, एक्सपांशन स्ट्रोक में, ठीक है। वर्क डन ऑन गैसेस किस स्ट्रोक में किया जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में बोल रहे हैं जितना काम किया जा रहा है उससे 3 टाइम्स यहां पर काम मिल रहा है हमें, ठीक है। मींस जो हमारा अब काम हमें ज्यादा मिल रहा है। वर्क डन क्या होता है हमारा, अगर हमने पहले बताया था वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बेसिकली एरिया होता है किसका, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम का, टर्निंग टी थीटा डायग्राम का हमारा एरिया क्या होता है, टी थीटा डायग्राम का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा। इसका मतलब क्या है, जो गैसेस में कंप्रेशन स्ट्रोक में जो एरिया है उसका 3 टाइम्स एरिया किसमें होगा, एक्सपांशन स्ट्रोक में। मींस क्लियर हो गया, यहां पर इतना समझ में आ गया। मींस जो अगर हमारा यहां पर वैसा बना लेते हैं, टर्निंग मूवमेंट ये हमारा क्या हो गया, 0 वाला स्केल हो गई, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, है ना, ऐसे बना लेते हैं। ये तो हमने यहाँ पे केवल हमने एंगल बना लिया, पाई आई सब, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, 0 से पाई तक, बोल रहे हैं टर्निंग मूवमेंट हमारा क्या है, 0, तो हमारा टर्निंग मूवमेंट क्या रहा, 0 रहा, ठीक है। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में वर्क डन ऑन गैसेस क्या है, वर्क डन ऑन गैसेस का 3 टाइम्स कितना होगा, वर्क डन बाय गैसेस, मींस हमारा ये कौन सा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में अगर हमारा काम किया जा रहा है तो क्या होगा, टर्निंग मूवमेंट डाउन होगा, नेगेटिव आएगा एरिया, ठीक है। और वर्क डन बाय गैसेस, एक्सपांशन स्ट्रोक कहां से होगा, पहले ये हमारा सक्शन था, ठीक है, फिर हमारा ये कंप्रेशन है, फिर हमारा ये एक्सपांशन है, फिर हमारा ये एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो जो कंप्रेशन का एरिया है उससे 3 टाइम्स होगा हमारा एक्सपांशन का एरिया, यही मतलब हुआ। तो हमने इसका एरिया बना दिया, क्लियर। फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या बोल रहे हैं,
टर्निंग मोड फिर 0 है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का टर्निंग मोड फिर 0 हो गया। क्लियर? तो हमारा टी थीटा डायग्राम बन गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना। क्लियर? ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। चौथा, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फ्लाई व्हील का मास दिया हुआ है, फ्लाई व्हील का मास दिया हुआ 1500 kg, ठीक है, और रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 0.6 मीटर, ठीक है। हमें मास दिया हुआ है फ्लाई व्हील का, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है CS हमें निकालो, तो हम CS कैसे निकालेंगे? तो हमारे CS का एक फार्मूला में याद है, क्या याद है? डेल E बराबर में क्या होता है? I ओमेगा स्क्वायर CS। अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या क्या है? I तो हम इससे निकाल लेंगे, तो I बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1500 इंटू में 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। I बराबर में m के स्क्वायर होता है ना, तो m ही हो गया, k स्क्वायर कितना हो गया, तो 1500 इंटू में 0.36, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही 15 इंटू में 36, तो 5 3 और 2 इंटू में 18, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, और 54 0, तो हमारा कितना आ जाएगा? 54 0 0 0 0.2 540 आ गया। क्लियर? तो हमने आई हमारे पास में आ गया। ओमेगा हम इससे निकाल देंगे, ओमेगा कितना है? 250 आरपीएम है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई NY60, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा? इससे हमारा ओमेगा आ गया। क्लियर? अब हमारे पास में आई भी है, ओमेगा भी है, CS हमें निकालना है, हमारे पास डेल ही नहीं है बस, तो हमें डेल ही निकालना पड़ेगा। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास में टर्निंग मूवमेंट डायग्राम आ गया टी थीटा, ठीक है, हमारे पास में टी थीटा डायग्राम आ गया। अगर हमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना तो कैसे निकालेंगे? फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है ना डेली, तो डेली कैसे निकालेंगे? अगर हमें यहाँ पे टी मीन पता चल जाए, यहाँ पर हमें क्या पता चल जाए? टी मीन पता चल जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा? अगर हमें टी मीन पता चल गया तो हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ये वाला एरिया होगा, है ना, सिंपल। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी वाला एरिया में आ जाएगा, तो हमें क्या निकालना है? हमें बस यही एरिया निकालना है, ये हमारा डेली हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले टी मीन निकालना पड़ेगा। अब हमें टी मीन निकालना है, तो टी मीन कैसे निकालेंगे? अब हमें पावर दी हुई है और हमें आरपीएम दिया हुआ है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू टी मीन इंटू में ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास से आ गई पावर, तो टी मीन बराबर में क्या आ गया हमारे पास में? पावर कितनी है? 20 किलोवाट, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है? 250 बाई 60। क्लियर? तो हम एक टी मीन निकालें, टी मीन की वैल्यू आ जाएगी 763.94 न्यूटन मीटर। क्लियर? हमारे पास में क्या आ गया? टी मीन आ गया। चलो हमारे पास में टी मीन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में टी मीन आ गया, लेकिन हम एरिया कैसे निकालेंगे? इस एरिया को हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये एरिया आएगा कैसे हमारे पास में? इस एरिया को भी तो कैलकुलेट करना है, तो इस एरिया को कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे हम? हमारे पास में टी मीन तो आ गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें इतना डिस्टेंस पता है कितना पाई है, ये भी डिस्टेंस पता है पाई है, तो अगर हमें यहां से यहां तक की तो डेप्थ पता है, ठीक है। अगर हमें यहां से यहां तक की डेप्थ और पता चल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? हमारे जो दो ट्रायंगल है ना, इसे देखो ए बी सी, इसको मैं मान लेता हूं डी, इसको मान लेता हूं ई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे है डी और यहाँ पर है ई। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है ना। और यहाँ पर हम ऐसे खींच रहे हैं, हमारे पास में क्या है? अगर हम देखें, अगर हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, हमें बीसी की वैल्यू पता है पाई है, ठीक है, हमें बीसी की वैल्यू पता है पाई है। अगर हमें इसकी हाइट पता चल जाए, अगर हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी, हमें इसकी हाइट तो पता है ना, इसकी हाइट तो हमें पता ही है, तो हमें इसकी हाइट पता है, तो हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। इसकी हाइट हमें पता है, इसकी हाइट हमें पता चल जाएगी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? हम दोनों ट्रायंगल का क्या कर लेंगे? हम दोनों ट्रायंगल को, अगर हम यहाँ पे इसको O मान लें, ए बी सी डी ई तक हुआ ना, इसको F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? ए एफ अपॉन ए जी बराबर में डी ई अपॉन बी सी, यही हो जाएगा। अब हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें
हमें यहां से ए से जी की वैल्यू चाहिए, तो ए से जी की वैल्यू कैसे आएगी? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए जी की वैल्यू चाहिए। तो अब ए जी की वैल्यू आएगी कैसे? उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए अब हम वर्क डन पर जाएंगे। जो हमारा वर्क डन हुआ है, जो टोटल वर्क डन हुआ है वो क्या है? जो हमने टोटल वर्क डन किया है वो कितना है? टी मीन इनटू में थीटा, टी मीन इनटू में थीटा, और थीटा एंगल कितना है हमारा? 0 से लेकर 4 पाई तक। टी मीन हमारे पास में आई गया है, तो 763.944 इनटू में 4 पाई, क्योंकि ये पाई है, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो हमारा टोटल वर्क डन आ गया। और वर्क डन को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका एरिया इस ट्रायंगल का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वर्क डन हो गया, और यहां पर हम वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं? बराबर में जो वर्क डन एक्सपांशन स्ट्रोक में हुआ है माइनस जो कंप्रेशन में वर्क हुआ है। ठीक है, जो एक्सपांशन में वर्क हुआ मतलब एक्सपांशन का एरिया, तो एक्सपांशन का एरिया मान लिया ए है, ठीक है, और कंप्रेशन में जो वर्क हुआ मान लिया उसका एरिया डेल ए है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है? हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था, जो इसमें काम किया गया है उसका एरिया, हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था, जो एक्सपांशन में काम किया है वो 3 टाइम्स है ना? हम ये सब मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में जरूरत स्पेस की जरूरत रहेगी अभी। ठीक है, तो हमें क्या पता है? जो डेल ए है वो 3 टाइम्स ऑफ डेल ए है, स्मॉल डेल ए, है ना? तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। इसको डेल ए को हम क्या कर सकते हैं? डेल ए बराबर क्या कर सकते हैं? डेल ए बाई 3 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2/3 टाइम्स ऑफ डेल ए हो जाएगा। और जो वर्क डन किया गया है वो वर्क डन हमने यहाँ पे लिख लिया, 763.944 इनटू में 4 पाई। ठीक है, तो हम डेल ए निकाल देंगे। तो जो हमारा डेल ए आ गया, डेल ए बराबर कितना आ जाएगा? जो वर्क डन हुआ है 4 पाई इनटू में 763.944। देखो हमने वर्क निकाल दिया टी मीन इनटू में थीटा करके। टी मीन कितना है? टोटल साइकिल का एंगल कितना है? 4 पाई आ गया, तो हमारा वर्क डन हो गया। वर्क डन के बाद जो वर्क डन किया गया वो एक्सपांशन में जितना वर्क किया गया माइनस कंप्रेशन में जितना वर्क किया गया। तो जो डेल ए है, डेल ए बराबर हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो एक्सपांशन में वर्क किया जा रहा है वो 3 टाइम्स है, कंप्रेशन में वर्क किए गए। ठीक है, तो हमने इतना हमने इक्वेशन इससे निकाल दिया, तो डेल ए बराबर निकाल दिया, तो फाइनली हमारा 2/3 टाइम्स हो गया। तो ये कितना है हमारा? 2/3 टाइम्स ऑफ डेल ए बराबर में इतना काम किया गया। तो हमारा डेल ए बराबर वैल्यू आ जाएगा, डेल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 इनटू में 4 पाई इनटू में 763.944। तो इससे हमारा डेल ए आ जाएगा। लेकिन अगर हम डेल ए निकालेंगे, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? इसका जो भी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, हाफ ऑफ इसकी जो लेंथ है ए जी, ये हमने जी लिया है, ये हमने एफ लिया था ना, तो इसको यहां पे बना देते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा जी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कौन सा है? बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए जी इंटू में बी सी बराबर में 3/2 इंटू में 4 पाई इंटू में 763.944। ठीक है, हो गया। अब 2 से हमारा 2 कट गया। ए जी की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन बीसी की वैल्यू पता है। बीसी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर पाई था, यहाँ से 2 पाई है, यहाँ पर 3 पाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? पाई हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू में ए जी की वैल्यू में कैलकुलेट करनी, ए जी, बीसी की वैल्यू पाई है, बराबर में कितना होगा? 3 इंटू में 4 इंटू में पाई इंटू में 763.944। क्लियर? तो हमारा पाई से पाई कट गया, तो हमारा इक्वेशन का आ जाएगा ए जी बराबर आ गया 12 टाइम्स ऑफ 763.944। हो गया। ठीक है, ये हमारी ए जी की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास में ए जी की वैल्यू है तो हम यही बात कर रहे थे ना अभी। अब हम ट्राइंगल का रूल लगा लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल क्या निकाल देंगे? रूल। ट्राइंगल क्या रूल कर लेंगे? हमारे पास में ये ट्राइंगल है, ये हमारा ए है,
ये हमारा बी है, ए सी है, यहाँ पे हमने एक बीच में हाइपोटेन्यूस खींच दिया, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या है, डी है, और हमारा ए ई है, और ये हमारा ए एफ है, ठीक है। तो हम दो ट्राइंगल देखें, ए डी ई और ए बी सी, तो हम क्या ले सकते हैं, ए एफ अपॉन, ये हमारा जी है, ए एफ अपॉन ए जी बराबर में डी ई अपॉन बी सी, यही ले सकते हैं। देखो अभी हमारे पास में ए जी की वैल्यू हमने निकाल दी, लेकिन एफ जी की वैल्यू हमें पता है, एफ जी की वैल्यू क्या, टी मीन है ना, ये क्या है, इस जो इतनी की वैल्यू कितनी है, टी मीन है। तो हमारे पास में टी मीन की भी वैल्यू पता है, तो ए एफ बराबर में क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए जी माइनस जो हमारी टी मीन की वैल्यू आई थी वो, ठीक है, अपॉन ए जी, ठीक है, बराबर में डी, डी की वैल्यू डी लिख दी हमने, बीसी की वैल्यू हमारे पास पता ही है, बीसी की वैल्यू कितनी है, पाई, 2 पाई में से 3 पाई गया, तो हमारे पास 3 पाई में से 2 पाई गया, तो एक पाई बचेगा, तो हमने पाई लिख दिया, क्लियर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए जी है 12 टाइम्स ऑफ टी मीन, 12 टाइम्स ऑफ टी मीन है हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 12 टाइम्स ऑफ टी मीन माइनस टी मीन अपॉन 12 टाइम्स ऑफ टी मीन, और इनटू में हमारा पाई आ जाएगा, यहाँ पर इनटू में पाई आ गया, ठीक है। तो अगर हम आगे कैलकुलेट इसको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी में, तो क्या बचेगा हमारा 11/12 टी मीन इनटू में पाई बराबर में क्या हो गया हमारा डीई, डीई है ना, डीई, क्लियर। ये हमारा डीई की आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, डेल ई। तो डेल ई हम कैसे निकालेंगे, डेल ई कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ ए एफ, जो हमारा ए एफ है, इनटू में डी, इनटू में डीई, ठीक है। तो ए एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे क्या हुआ, टी मीन, 12 टी मीन में से एक टी मीन गया, तो 11 टी मीन बचा, और नीचे 12 टाइम्स ऑफ टी मीन है, यहाँ पर भी टी मीन है ना, इसको नहीं लिखा ना मैंने, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, टी मीन से टी मीन कट जाएगा, तो डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, डीई की वैल्यू कितनी हो गई 11/12 पाई, यही होगा। तो हमारे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे डेल ई, तो डेल ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, डेल ई बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए एफ इनटू में डीई, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ए से एफ तक की वैल्यू, ए से एफ तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए जी माइनस एफ जी, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 11/12 इनटू में पाई, ठीक है। तो हमारा ए एफ की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो इसको हम अगर, तो ए जी को हम क्या लिखते हैं, ए जी बराबर क्या था, हाफ ऑफ ए जी बराबर 12 टाइम्स ऑफ टी मीन, और एफ जी की वैल्यू टी मीन ही है, इनटू में 11/12 पाई, ठीक है। हमारे क्या बचा हमारे पास में, 12 में से एक टी मीन गया, तो कितना बचा 11/12, 11 टी मीन बचा, यहाँ पर 2 है, इनटू में 11/12 पाई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में इक्वेशन कितना आ गया, 11 इंटू 11 करेंगे 121, और कितना आ जाएगा 24 इनटू में पाई और इनटू में टी मीन, ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो गया। तो हमारा जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आया, हम क्या लिख देंगे अब, डेल ई बराबर में आई ओमेगा स्क्वायर इनटू में सी एस। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो डेल ई आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, डेल ई की वैल्यू आएगी 12,100 पॉइंट कुछ आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। डेल ई की वैल्यू 12,100 के आसपास आ जाएगी। टी मीन की वैल्यू कितनी है 763.944। अगर ये रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू इतनी आ जाएगी, कितनी वैल्यू 121 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3.1415
इंटू 763.94। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो 12,100 के आसपास में आ गई वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में जो डेली की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इतनी आ गई। बराबर में हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू हम निकाल देंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल देंगे, सी एस की वैल्यू निकाल देंगे। तो आई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई थी, आई की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, एम के स्क्वायर होती है 12,100 इज इक्वल टू आई की वैल्यू एम कितना था 1500, के की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर हो गया, तो हमारी आई की वैल्यू हो गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई, एन का वैल्यू कितने 250/60, इसका स्क्वायर हो गया, तो आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, सी एस इंटू सी एस कर दिया, ठीक है। तो हम सी एस की वैल्यू फाइनल निकालेंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी 0.00327, ठीक है। 0.0324 के आसपास कुछ आ जाएगी वैल्यू। तो हमारी जो सी एस आ जाएगी बराबर कितना आएगी, अगर हम परसेंटेज टर्म में लिखेंगे तो 3.24%। तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कितनी आ जाएगी 3.24 आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम फाइनली हम आखिरी में एक बार फिर से रिकैप करें तो हमें क्या क्या दिया हुआ था। देखो हमें इस इक्वेशन में पहले तो दिया हुआ था 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो एक हमारा सक्शन में पाइप, कंप्रेशन, फिर एक्सपांशन, फिर एग्जॉस्ट, क्लियर। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ था जो हमारा सक्शन है और जो हमारा एग्जॉस्ट है, इसमें हमारा कोई भी टर्निंग मूवमेंट कितना है 0 है, तो हमने टर्निंग मूवमेंट कितना कर दिया, टर्निंग मूवमेंट 0 कर दिया, ठीक है। फिर हमसे बोला जो एरिया डन है, वर्क डन, कंप्रेशन में जो काम किया जा रहा है और जो हमें एक्सपांशन में काम मिल रहा है वो इसका 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने इसका एरिया और इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर हमें बोला अभी पावर हमें दी हुई है और ओमेगा आरपीएम दिया हुआ है, तो पावर और ओमेगा से हमने क्या निकाल दिया, टी मीन निकाल दिया हमने, ठीक है। जब हमारे पास में टी मीन आ गया तो हमने फिर इसका एरिया कैलकुलेट किया और इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास में। वर्क डन बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एरिया, टोटल एरिया, टी थीटा डायग्राम का, टी थीटा डायग्राम का जो एरिया होगा वो आ गया हमारे पास में। तो हमने पूरा एरिया कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास में क्या आ गई फाइनली, टी मीन की वैल्यू थी हमारे पास में, तो हमने एजी की वैल्यू निकाल दी। हमने एजी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पता ही था, तो फिर हमने क्या निकाल दिया, इसकी और दोनों ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी सी और यहाँ पर ए जी और यहाँ पर ए एफ, इसको हमने डी और ई नाम दिया हुआ है, इसको एफ नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ए जी और एफ से कंपेयर करके हमने फाइनली डीई की वैल्यू निकाल दी। हमारे पास में क्या आ गया, डीई की वैल्यू आ गई। जब डीई की वैल्यू आ गई फिर इसकी वैल्यू हमें पता ही है एएफ की, हमें डीई की वैल्यू पता चल गई और एएफ की वैल्यू पता चल गई, तो हमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गया हमारे पास में। जब हमारे पास में फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गया तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को हमने आई ओमेगा स्क्वायर सीएस से इक्वेट कर दिया। आई की वैल्यू हमने पता कर ली, ओमेगा की वैल्यू हमें पता ही था और सीएस आई की भी वैल्यू दी हुई थी हमें, कैसे, मास दिया हुआ था फ्लाईव्हील का या मास दिया हुआ था इंजन का और हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ था फाइनली, तो हमने आई निकाल दिया। एम और के से हमने आई निकाल दिया, ठीक है, एम और के से हमने आई निकाल दिया। फिर ओमेगा की वैल्यू हमें पता ही था, सीएस की वैल्यू फाइनली हमने कैलकुलेट कर ली। तो यही था आपकी इस इक्वेशन में। आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।